वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मासा विक्रम, योर बिजनेस स्टडी टीचर फ्रॉम वीवन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूँ। बेटा, जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड और बिजनेस स्टडी फ्रॉम सुभाष दे सर की बुक से स्टार्ट कर रखा था। और इस यूनिट में हम लोगों को जो डिस्कस करते हुए कम से कम 2 लेक्चर या 3 लेक्चर हमने इसमें डिस्कस कर लिए थे। और इस चैप्टर के अंदर अब तक जो डिस्कस किया था उसमें लास्ट पॉइंट था हमारा एलपीजी पॉलिसी 1991। हमने उस पॉलिसी के इम्पैक्ट देखने थे कि बिजनेस और जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर उस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट रहा। और इसी के बीच में हमने एक छोटा सा पॉइंट और भी देखा जिसको हमने कहा डिमोनेटाइजेशन, और डिमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ा। कैसे इसने जो इकोनॉमी है उसको कैशलेस इकोनॉमी में कन्वर्ट किया, कैसे ब्लैक मनी को इसने कंट्रोल किया, कैसे जो है प्राइसेस को कंट्रोल किया, कैसे छुपा हुआ पैसा लोगों का उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की। तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है कि जो इम्पैक्ट है अपने पॉलिसी के, चेंज इन पॉलिसी के, उसके बिजनेस और इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव रहे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। चलिए, होप सो स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को। ये सनीस, आपको यस सर। दिखाई दे रही है? ठीक है। ओके। सर लेकिन में अच्छा हट गया वो सर, सिंह के बीच में आ रहा था सर एक। कोई नहीं, वो हमने यहाँ से रिमूव कर लिया। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस हम लोगों ने ये देखने थे, और इसमें हम लोगों ने लिबरलाइजेशन एलपीजी पॉलिसी को डिस्कस किया था। और इस एलपीजी पॉलिसी में हमारा जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो यही किया था कि भाई किस तरीके से एलपीजी पॉलिसी ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश की, कैसे उसको बढ़ाया, कैसे हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो पाई ड्यू टू ऑफ दिस पॉलिसी। और इस एलपीजी पॉलिसी में जो ओवरऑल हमने एक इम्पैक्ट देखा था, वो इम्पैक्ट क्या था कि भाई किस तरीके से हमने ट्रेड को टैरिफ मुक्त कराया, टैरिफ उसमें से रिमूव किए। और फिर उसके बाद हमने डिमोनेटाइजेशन देखा, और डिमोनेटाइजेशन के बाद हमने इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बेसिकली एक डिटेल में स्टडी करनी थी, जो हमने लास्ट टाइम एक मेजर मेजर मेन मेन पॉइंट पढ़कर छोड़ दिया था कि हम नेक्स्ट क्लास में अपने इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आज का हमारा टॉपिक है। आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें पॉलिसी ऑफ एलपीजी of the government has made a significant impact on working of enterprises in business and industries. The Indian corporate sector has come face to face with several changes due to government policy changes. And these challenges can be explained as follows. इनको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मतलब कहने का सिंपल सा यही है कि जो एलपीजी पॉलिसी थी उसका बिजनेस और इंडस्ट्री पर क्या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा, क्या महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पड़ा। अगर उसके प्रभाव को समझें, इम्पैक्ट को समझें, सबसे पहला इम्पैक्ट ये रहा कि कंपटीशन जो है वो काफी बढ़ गया। क्योंकि हमने एलपीजी पॉलिसी के तहत बाहर वाले लोगों को भी अपनी कंट्री में इनविटेशन दे दिया, आओ यहाँ पर बिजनेस करो। और हमारी कंट्री के लोगों को भी एक बता दिया कि आप बाहर जाकर बिजनेस कर सकते हो। जिससे डोमेस्टिक जितने भी बिजनेस थे, डोमेस्टिक जो बिजनेस थे, उनके लिए एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बन गया। अब कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट की वजह से कुछ फायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए। कहीं कहीं पर ये थ्रेट्स के तौर पे बिजनेस के लिए सामने निकल कर आए, नए नए प्रोडक्ट नई नई टेक्नोलॉजी के साथ। कहीं कहीं पर ये एक बून के तौर पे बिजनेस के लिए प्रूव हुए। इससे क्या हुआ कि जो हमारा रिसोर्स था, जो अंडर यूटिलाइज था, वो ओवर यूटिलाइज यानी एक्सेस में यूटिलाइज या ऑप्टिमम यूटिलाइज के तौर पर आ गया, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में हम लेकर आए। सो एज ए रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स, competition for Indian firms has increased, especially in service industry like telecommunication, airlines, banking, insurance। यहाँ पर हमारे पास काफी सारी केपीओ, बीपीओ सर्विसेज ने अपना रूप ले लिया। इसमें जो हमारी नॉलेज थी उसको हम लोगों ने आउटसोर्स किया। जो बिजनेसेस में सर्विसेज थी उनको हमने आउटसोर्स किया, कुछ को हमने इंसोर्स किया। तो उसकी वजह से कंपटीशन काफी बढ़ गया और काफी सारे नई नई इंडस्ट्रीज भी मार्केट में आ गई, क्योंकि लाइसेंसिंग हमने खत्म कर दी। बिना लाइसेंस के अब कोई भी कहीं पर भी मूवमेंट कर सकता था, कहीं पर भी जाके बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द पीपल्स वो होने लगा, जिसकी वजह से कंपटीशन क्या हुआ, बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। दूसरा इम्पैक्ट अगर हम देखें तो कस्टमर्स की डिमांड पर प्रभाव पड़ा। नई फर्म्स के आने से, नई इंडस्ट्रीज के आने से न्यू प्रोडक्ट का
जन्म हुआ, नए प्रोडक्ट मार्केट में दिखाई देने लगे, लेटेस्ट प्रोडक्ट दिखाई देने लगे, मींस जो टेक्नोलॉजी लेस थे, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। तो इनकी वजह से हुआ क्या कि कस्टमर की डिमांड उन प्रोडक्ट के प्रति काफी बढ़ गई, और नई टेक्नोलॉजी की वजह से और नए प्रोडक्ट की वजह से वो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट बन गए, और काफी हद तक वो चीप रेट में भी अवेलेबल होने लगे, जिससे लोगों की डिमांड उन प्रोडक्ट के प्रति काफी बढ़ गई। कस्टमर टुडे हैव बिकम मोर डिमांडिंग बिकॉज they are well informed. Increased competition in the market gives the customers wider choice in purchasing of better quality of goods and services even at a cheaper rate. क्योंकि जो बाहर से कंपनियां आई तो उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को कम कम जो है पैसे पर यूज किया, कम जो है उसकी पेमेंट की, और उनसे मैक्सिमम प्रोडक्ट की प्रोडक्शन क्वालिटी प्रोडक्ट लिए, उनको एज ए गुड्स एंड सर्विस के तौर पे सेल किया, जिससे कस्टमर को एक चॉइस मिल गई भाई, हाँ बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं इन कंपैरेटिव टू द डोमेस्टिक कंपनीज। तो कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ा, कस्टमर की डिमांड पे। जो नेक्स्ट पॉइंट था वो हमारा मार्केट ओरिएंटेशन। अब मार्केट ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली चेंज इन पॉलिसी से क्या इम्पैक्ट पड़ा मार्केट पर, कि वो प्रोड्यूसर मार्केट से निकलकर जो है मार्केट ओरिएंटेड हो गई, यानी कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गई, कंज्यूमर के वेलफेयर की तरफ वो सोचने लगी। पहले जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये मानना था कि हम जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं प्रोडक्शन करें। पहले वो प्रोड्यूस करते थे, उसके बाद वो उसको बेचते थे, और दूसरे शब्दों में कहूं तो दे हैड प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट ऑपरेशन। उनके जो मार्केट जो ऑपरेशन थे वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड थे, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन करने से बिलोंग करते थे। बट जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदला, जैसे जैसे चेंजेस आए वर्ल्ड के अंदर, और फास्ट चेंजेस जैसे आए, यानी ड्यू टू ऑफ दिस पॉलिसी लाइसेंसिंग खत्म हो गई, कोटा खत्म हो गया, वो अपनी मर्जी से प्राइस फिक्स कर सकते थे, तो उसके कारण मार्केट में एक शिफ्ट आया, एक मार्केट में बदलाव आया। और उस बदलाव में मैक्सिमम क्या हुआ कि लोग अब एनालाइज करने लगे चीजों को, स्टडी करने लगे, प्रोड्यूसर चीजों को स्टडी करने लगे, एनालाइज करने लगे, जिससे मार्केट फर्स्ट एंड प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंगली, और जिसके कारण मार्केट जो है वो गुड्स को समझने लगी कि भाई कस्टमर को किस प्रकार के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस करने लगी। पहले वो मार्केट को अब समझने लगे, फिर प्रोडक्शन करने लगे। पहले उससे पहले क्या करते थे, पॉलिसी चेंज से पहले, कि पहले वो प्रोडक्शन करते थे और बाद में बेचने के बारे में सोचते थे, लेकिन अब पहले वो प्रोडक्शन ना करने की बजाय मार्केट के बारे में समझते थे, एनालाइज करते थे, स्टडी करते थे, देन उसके बाद प्रोडक्ट को सेल करते थे, बेचते थे। देन आगे अगर हम चलें फोर्थ पॉइंट पर, तो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। एक नॉर्मल इन्वायरमेंट था हमारे यहाँ बिफोर मेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस 1991 पॉलिसी। इस पॉलिसी के आने से पहले एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी का लोग यूज करते थे, कंपटीशन के नाम पर कुछ नहीं था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, डोमेस्टिक में कंट्री के अंदर ही बिकता था। लेकिन जैसे नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, मार्केट में चेंजेस आए, तो उसके उसके कारण काफी सारे प्रोड्यूसर नई टेक्नोलॉजी बिजनेस में ले आए, जिसकी वजह से अब उनका कंपटीशन काफी बढ़ गया था। इंक्रीज कंपटीशन फोर्सेज द फर्म्स टू डेवलप न्यू वेज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। और उन्होंने जो नए नए तरीके बताए कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं मार्केट के अंदर, और न्यू टेक्नोलॉजीज मेक इट्स पॉसिबल टू इम्प्रूव मशीन्स, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और जितनी भी नई मशीनें थी, नए जो प्रोडक्ट थे या सर्विसेज थी, उनकी वजह से, मतलब नई टेक्नोलॉजी की वजह से उनके अंदर क्या हुआ, सुधार आया। द रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट क्रिएट्स टफ चैलेंज बिफोर द स्मॉलर फर्म। और इसकी वजह से कहीं अगर हम देखें ड्रॉबैक निकला, तो वो जो डोमेस्टिक कंट्री थी हमारी, सॉरी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थी, जो छोटे सेलर थे, छोटे प्रोड्यूसर थे, उनके लिए खतरा बन गया, क्योंकि इसमें काफी सारा पैसा लगता था नई टेक्नोलॉजीज के अंदर, जो स्मॉल फर्म्स के बस की नहीं था, वो पॉसिबल नहीं था कि भाई उतना पैसा इसके ऊपर खर्चे कर सके। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे सामने निकल कर आया, नेसेसिटी फॉर चेंज। तो कहीं ना कहीं जो 1991 की पॉलिसी आई, उसकी वजह से जो मार्केट में चेंजेस थे, रिक्वायर्ड चेंजेस थे, उनके ऊपर हमारा फोकस हुआ, उनको हमने काफी हद तक चेंज किया। इन इन ए रेगुलेटेड इन्वायरमेंट ऑफ प्री
1991 इरा, 1991 से पहले की बात अगर करें तो फर्म कुड हैव रिलेटिवली स्टेबल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। उनके पास कुछ फिक्स पॉलिसी होती थी, फिक्स प्रैक्टिसेस होती थी जिनको वो फॉलो करते थे। बट आफ्टर 1991 द मार्केट फोर्सेस हैव बिकम टर्बुलेंट। टर्बुलेंट इज जस्ट लाइक अ वर्किंग ऑयल कह सकते हो आप, एक प्रकार से ऐसा ल्यूब्रिकेंट बन गया, as a result of which the enterprises have to continuously modify their operation। जिसकी वजह से जितने भी फर्म थी उनको उन्होंने क्या किया, अपने काफी सारे जो ऑपरेशन थे, काम करने के तरीके थे, उनमें बदलाव किया। जहां जहां जरूरत लगी वहां वहां उन्होंने चेंज किया। जैसे नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, जैसे टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विस को अडॉप्ट करना, या ऑनलाइन सर्विसेज को अडॉप्ट करना, इस तरीके के चेंजेस उन्होंने अडॉप्ट किए। नेक्स्ट जो चेंज देखा हमने, उसको इम्पैक्ट किस पे पड़ा हमारा, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स थे उनके डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। द न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर्स पीपल with higher competence and greater commitments, hence there is a need for developing human resources। अब क्योंकि नई कंडीशंस थी मार्केट के अंदर, नई टेक्नोलॉजीज थी, नए टूल्स थे, नई मशीन थी, अब उनको चलाने के लिए हमें ऐसे ही लोगों की रिक्वायरमेंट थी, ऐसे ही पीपल्स की, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट थी, जो हाईली कॉम्पिटेंस हो, हाईली एफिशिएंट हो, ग्रेटर कमिटमेंट हो उनके पास, कि भाई वो अपने काम को काम समझें, और एज देयर इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन। इसलिए हमें काफी हद तक ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी पड़ी, काफी हद तक उनको अलग अलग तरीके से चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करना सिखाना पड़ा। उनको अलग अलग ट्रेनिंग मेथड के थ्रू हमने उनको ट्रेंड किया था कि उस काम को इजिली कर सकें। तो नीड फॉर डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की भी काफी हद तक हमें जरूरत महसूस हुई। फिर आगे देखें तो लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब इसकी वजह से हुआ क्या, जो बजटरी सपोर्ट था, बजटरी सपोर्ट किसको, पब्लिक सेक्टर्स को, वो कम हो गया, क्योंकि एलपीजी पॉलिसी में मैक्सिमम शेयरिंग जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथों में चली गई। और प्राइवेट लोगों के हाथों में चली गई तो जो बजट सपोर्ट मिलती थी पब्लिक सेक्टर्स को, वो भी धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई, उसका भी हमें नुकसान उठाना पड़ा। द सेंट्रल गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर आउटलेज हैज डिक्लाइंड ओवर द ईयर। धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव रियलाइज्ड दैट in order to survive and grow they will have to more efficient and generate their own resources for the purpose। और इसकी वजह से अब जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग थे वो तो काफी अच्छा कर रहे थे, क्योंकि उनके पास नई टेक्नोलॉजी थी। मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर्स सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन जो कुछ बचे हुए प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर थे, उनको ये महसूस होने लगा कि अगर भाई उनको जिंदा रहना है, उनको ग्रो करना है, तो उनको काफी मोर एफिशिएंट होना पड़ेगा, और उनको अपने आप से कुछ ऐसे रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे जो उनकी इस प्रकार के प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। तो ये सब जो इम्पैक्ट हमने देखे ड्यू टू ऑफ द 1991 पॉलिसी, उन पॉलिसीज की वजह से अगर आप इनको समझें तो इनमें आप बेसिकली इंक्रीज कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ें। जैसे कि हम ये कहें कि भी कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ने से कस्टमर की डिमांड बढ़ी, कस्टमर की डिमांड बढ़ी तो लोगों ने एनालाइज करना स्टार्ट किया, साइंटिफिक स्टडी करनी स्टार्ट की। जैसे मार्केट ओरिएंटेशन में चेंज आया, मार्केट ओरिएंटेशन में चेंज आया तो उसमें जो है काफी सारे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हम लेकर आए, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए, जिससे कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने लगे, प्रोसेस को फॉलो करने लगे। और उनको फॉलो करने के लिए, उनको बनाने के लिए हमें ऐसे कॉम्पिटेंट इन्वायरमेंट की जरूरत थी, ऐसे चेंज की जरूरत थी जिसमें कि हम ऐसा प्रोडक्ट बना सके जो कस्टमर की डिमांड है। तो हमें जो रिक्वायर्ड चेंज थे वो हमने चेंज किए, और उन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए एक ऐसा ही कॉम्पिटेंट फोर्स भी चाहिए था, कॉम्पिटेंट रिसोर्स भी चाहिए था जो कमिटेड हो अपने काम के प्रति। तो उसको हम लेकर आए, और इसके कारण जो पब्लिक सेक्टर थे उनको एक बात समझ में आई कि भाई अगर हमें सरवाइव करना है, ग्रो करना है, तो हमें ज्यादा एफिशिएंट, ग्रेटर होना पड़ेगा, और ऐसे रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो। तो ये जो 7 हमने पॉइंट पढ़े, ये क्या थे अनीस? सर पहला पॉइंट तो ये था कि हमको सर पहला पॉइंट तो ये था कि जो पॉलिसी चेंज हुई तो सर कंपटीशन ना इंक्रीज हो गया। बिल्कुल। क्योंकि सर जब पॉलिसी चेंज हुई थी फिर से कंट्रीज भी आ गई थी, तो सर जो डोमेस्टिक वो थी कंपनी, डोमेस्टिक जो भी थी फैक्ट्रीज वगैरह, सर उनको इफेक्ट पड़ा, क्योंकि सर जो बाहरी कंट्रीज थी उनपे सर न्यू टेक्नोलॉजी वो सब था।
फिर उसके बाद जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे बिजनेस के अंदर वो मेन हमने किए, और उनको अडॉप्ट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेंड किया, डेवलप किया, उनके अंदर वो सर। कॉम्पिटेंसी डेवलप की, है ना, कमिटमेंट लेकर आए। और इसके कारण काफी हद तक जो पब्लिक सेक्टर को बजटरी लॉस हो चुका था, उन उन उनको इस लॉस के कारण ये बात समझ में आ गई थी कि भाई उनको सरवाइव करने के लिए अपने आप को ज्यादा एफिशिएंट करना पड़ेगा, मोर एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, ताकि वो सरवाइव कर पाए। तो उसके बाद हमारे पास एक बेसिक पॉइंट था, मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। अब जब हम बात करते हैं कि भाई जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें जो मैनेजरियल रिस्पॉन्स है वो क्या रहे, जो ये पॉलिसी आई या किसी प्रकार का कोई भी चेंज हुआ बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, उस पर मैनेजरियल रिस्पॉन्स यानी मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा, मैनेजमेंट उसको किस नजरिए से देखती है, मैनेजमेंट उसको किस नजरिए से समझती है, उसको इसके बारे में क्या समझ मिलती है, वो क्या अपने व्यूज रखना चाहती है। तो मैनेजरियल रिस्पॉन्स को सिंपली आप कहोगे व्यूज ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स द चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। जिसमें पहला जो व्यू था वो क्या था, डाइवर्सिफिकेशन स्प्रे। डाइवर्सिफिकेशन स्प्रे, the corporate scene now witnessed a spate of diversification. For example, Reliance has diversified into textile, petrochemicals, IT, communication। यानी कि ये किस प्रकार का, ये स्प्रे क्या है, स्प्रेडनेस, मतलब प्लस ट्री आप कह सकते हो कि एक ऐसा ट्री उनके माइंड में आया कि भाई क्यों ना हम एक प्रोडक्ट से निकलकर काफी सारे प्रोडक्ट में लॉन्च कर जाए, काफी सारे प्रोडक्ट मार्केट में लिया जैसे अगर रिलायंस का इन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई वो टेली कम्युनिकेशन में तो था ही था, साथ में वो टेक्सटाइल में भी आ गया, है ना, पेट्रोकेमिकल्स में भी आ गया, आईटी सेक्टर में भी आ गया, कम्युनिकेशन सेक्टर में तो वो ऑलरेडी था ही था। तो इस प्रकार का डाइवर्सिफिकेशन जो है एक मैनेजर के माइंड में, एक मैनेजर के माइंड में आ गया कि भाई हाँ अगर ये इन्वायरमेंट इस तरीके से बदल रहा है तो हमें भी अपने आप को इसी तरीके से डाइवर्सिफाइड कर लेना चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं मैनेजर के माइंड में ये बात भी आई कि भाई इतने सारे चेंजेस के कारण हो सकता है मेरे पास या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे की कमी हो जाए, मनी ना हो सकता है किसी के पास इतने रिसोर्स ना हो। तो उन्होंने ज्वाइंट वेंचर को एक तरीका बनाया, मतलब ज्वाइंट वेंचर को उन्होंने सजेस्ट किया कि ज्वाइंट वेंचर किया जा सकता है, या कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ वो जुड़ सकते हैं, उनका आपस में मिलाप हो सकता है, अमलगमेशन हो सकता है। सो मैनी मल्टीनेशनल्स एंटर इंडियाज अफ्रेश थ्रू द न्यू ज्वाइंट वेंचर्स। फॉर एग्जांपल, फोर्ड एंटर्स विद महिंद्रा एंड महिंद्रा, होंडा एंटर्स विद SIEL, एंड GM एंटर्स विद द हिंदुस्तान मोटर्स। तो ये कुछ ज्वाइंट वेंचर हमने देखे थे। तो ये ज्वाइंट वेंचर हमारे सामने बेसिकली निकल कर आए। तो ये भी एक मैनेजरियल रिस्पॉन्स रहा कि भी उन्होंने इस तरीके के स्टेप उठाए कि भाई जहां मनी या रिसोर्स की कमी थी वो मनी और रिसोर्सेज उन्होंने आपस में ज्वाइंट वेंचर के थ्रू दूर करने की कोशिश की। कहीं पर मैनेजर का माइंड शार्प हुआ, डेवलप्ड हुआ कि भाई अब तक तो प्रोडक्ट कोई बात नहीं, जैसे मर्जी बिक रहा था, क्यों ना एक प्रोडक्ट अगर हमारा बिक रहा था तो उसी के अंदर हम ब्रांड बिल्डिंग कर दें। Expenditures were enhanced by companies in building brands. Often MNCs have invested huge amount on the building brands such as LG, Samsung, Hyundai। तो इन्हीं के तहत इसी तरीके से जो बाकी बिजनेसेस थे, बाकी इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने भी अपनी ब्रांड बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, और मैनेजर्स के माइंड में ये एक पे पिक्चर बन गई कि बिल्डिंग, जैसे जैसे ब्रांड्स हम डेवलप करेंगे, ब्रांड्स बनाएंगे, तो हमारे प्रोडक्ट की सेल भी मैक्सिमम होगी या प्रोडक्ट भी ज्यादा ज्यादा मार्केट में बिकेगा। तो ये एक इस तरीके का कंसेप्ट उनके माइंड में आया, मतलब ओवरऑल उनका रिस्पॉन्स जो था बिजनेस इन्वायरमेंट, बदलते बिजनेस इन्वायरमेंट के प्रति वो क्या था उसके बारे में हम यहाँ समझना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट उनके माइंड में आया, भाई जब सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उनको भी उन टेक्नोलॉजी का यूज कर लेना चाहिए जिनसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़े, प्रोडक्ट जो है वो चीपर हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने मोबाइल फोन को देखा, पहले हम कीपैड का फोन यूज करते थे, फिर धीरे धीरे जो है टच में आने लगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है अब वो मतलब ओवरऑल बेस्ट क्वालिटी के मोबाइल हमारे सामने हम देख पा रहे हैं, सेलुलर फोन हमारे सामने है, लैंडलाइन से कीपैड, कीपैड से टच, जो है टच से फिर जो है थोड़ा सा और इनहांस फॉर्म आया कि भाई 360 डिग्री या फिर जो मोबाइल रोटेट कर लेते हैं, इस तरीके के मोबाइल आप मार्केट में देख रहे हो आजकल। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है ना उस वो भी उनके माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्राइक हुई, जिसकी वजह से उनका जो कंपनी जो है उनकी वो काफी सक्सेसफुल कंपनीज के तौर पे निकल कर सामने आई। शार्पली इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल, कहीं ना कहीं नई नई टेक्नोलॉजी के आने से प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने से जो मैनेजियल है, टेक्निकल सर्विसेज हैं, उनको हमने रेम्युनरेशन उनका इम्प्रूव किया, उनका कंपनसेशन लेवल बढ़ाया।
कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिक कोर्सेज थे लाइक इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट का, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं राइज हमें देखने को मिला भाई वो कैसे इम्प्रूव हुए। तो शार्पली इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल्स फॉर स्पेशल मैनेजरियल एंड टेक्निकल सर्विसेज, द स्टार्टिंग salaries फॉर द इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैव राइजन सिग्निफिकेंटली, उनकी सैलरी काफी बढ़ गई। एंड इंसेंटिव स्कीम्स फॉर वेरियस काइंड्स रिलेट टू द परफॉर्मेंस टू द बिकमिंग कॉमन। और आमतौर पर जो परफॉर्मेंस है वो उनके इंसेंटिव स्कीम्स का एक पार्ट बन गया। अभी जो जितनी ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा उतने ज्यादा उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे। ऐसा एक मैनेजरियल स्टेप लिया गया ड्यू टू दिस चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। और सबसे अंत में अगर हम बात करें तो कस्टमर फोकस काफी बढ़ा। देयर हैज बीन इंक्रीजिंग अटेंशन टू द कस्टमर्स नीड एंड देयर सेटिस्फेक्शन। काफी हद तक क्या हुआ, कस्टमर्स की जरूरतें, एक उनकी जरूरतों पर ध्यान दिया गया, उनके सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दिया गया। एंड देयर इज अ ट्रेमनेस डिफरेंस, ट्रेमनेस मतलब होता है ए लोट ऑफ डिफरेंस इन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो पहले प्रोडक्ट बनते थे, ऑफर किए जाते थे, उनके मुकाबले काफी क्वालिटी प्रोडक्ट आज की डेट में विद द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने लगे। मार्केट रिसर्च होने लगी, एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज करने लगे। BOGOF, बाय वन गेट वन फ्री, लाइक सेल्स इंसेंटिव, हमने जो है ना सेल्स इंसेंटिव टेक्निक हमने जो यूज कर ली, या फिर पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम हमने बनाए, या हैव बिकम द मोर सिग्निफिकेंट। यानी बहुत सारी ऐसे लेटेस्ट मार्केट स्ट्रेटजी हमने फॉलो करनी शुरू कर दी जिससे हमारा मेजर फोकस, मैनेजर का मेजर फोकस वो किस पे हो गया, कस्टमर्स पर हो गया। तो ये कुछ हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेक किया भी एलपीजी क्या होता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि डिमोनेटाइजेशन क्या है, इम्पैक्ट देखे हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज के। और साथ ही साथ एक सबसे आखिरी पॉइंट हमने देखा मैनेजर रिस्पॉन्स। अब मैनेजर रिस्पॉन्स पे कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता, लेकिन फिर भी हमने ये पढ़ा है तो आप इसको ये मान के चलिए आएगा तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलेगा। और इसमें 6 पॉइंट हमें बेसिकली दिए गए हैं। पहला डाइवर्सिफिकेशन स्प्रे, फिर दूसरा ज्वाइंट वेंचर कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल, फिर तीसरा ब्रांड बिल्डिंग, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, शार्पनिंग द इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल एज वेल एज कस्टमर फोकस। और अंत में, इस चैप्टर के अंत में हमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। एक बार उन कीवर्ड्स को और देख लेते हैं एंड देयर आफ्टर हम अपनी क्लास को करेंगे वाइंड अप। देखिए की टर्म्स क्या क्या है हमारे सामने। ये हमारे सामने की टर्म्स है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है ये हमने समझ लिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of business enterprises but that may affect its performance। तो कई बार ये डायरेक्ट लाइन एज इट इज आ जाती है और वहां पर आपसे पूछ देता है विच कंसेप्ट इज डिस्कस है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है। इसमें दो प्रकार के इन्वायरमेंट हमने देखे थे, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल में बात की थी जिसमें हम बात कर रहे थे इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल ओवरऑल पेस्टल इन्वायरमेंट के बारे में हमने बात की। और स्पेसिफिक में हमने बात की कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट्स, ग्रुप्स, कंपटीटर, कोर्ट, मीडिया, जो बिजनेस को इंटरनली इफेक्ट करते हैं और ये कंट्रोलेबल भी होते हैं। स्पेसिफिक क्या है, कंट्रोलेबल फैक्टर भी है, जबकि जनरल फोर्सेस वो अनकंट्रोलेबल हैं। वो कैसे हैं, अनकंट्रोलेबल। तो कई बार क्वेश्चन कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर के नाम से भी पूछ लेता है। फिर अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज को हमने बताया पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स, वो पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प द फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, जिसने फर्म की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद की। थ्रेट्स क्या होता है, तो थ्रेट्स रेफर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हिंडर द फर्म्स परफॉर्मेंस, फर्म्स की परफॉर्मेंस को जिसने रोका, यानी कि अपॉर्चुनिटी ने बढ़ाया और थ्रेट्स ने उसको कम किया। थ्रेट्स कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बनकर सामने आई। फिर हमने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट देखे। तो ये पांचों पॉइंट में हमने मेन मेन बातें पढ़ी, लाइक इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन डिस्पोजल इनकम अगर आ जाए तो हम वहाँ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं। या हम बात करते हैं जैसे कस्टम ट्रेडिशंस की, वैल्यूज की, सोशल ट्रेंड्स की, सोशल एक्सपेक्टेशंस की, तो वहाँ सोशल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। ये कीवर्ड्स हैं क्योंकि इन पर केस स्टडी आती है, यही पॉइंट हमें वहां देखने को मिलते भी हैं। फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखा, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्रीज। तो जनरल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, स्पेसिफिक एटीट्यूड्स दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड्स द बिजनेसेस है, ये सब हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। लीगल इन्वायरमेंट में हमने बात की कि ऑर्डर्स,
legislation passed by the government, administrative order issued by the government authority, court judgments, decision rendered by the various commission, agencies at every level of government, central, state और local, ये सब हमने legal environment में इंक्लूड किया। फिर आफ्टर हमने बात की टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की, तो इट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू द साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन। इनोवेशन के बारे में बात आए, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट के बारे में बात आए, या नए प्रोडक्ट लाइन को हमने इंक्रीज करने की कोशिश की है, सर्विसेज लेकर आया, न्यू मेथड्स ऑफ टेक्निक्स हमने बिजनेस में यूज किए, तो ये सब हमारा टेक्नोलॉजी की तरफ हमें लेकर चलता है। फिर उसके बाद हमने एलपीजी पढ़ा, जैसे कि एलपीजी एलपीजी में लिबरलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ये कुछ वर्ड देखे। तो लिबरलाइजेशन का सिंपल मतलब था अननेसेसरी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द बिजनेस को रिमूव करना। प्राइवेटाइजेशन में हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना। और डिसइन्वेस्टमेंट में हम बात करते हैं कि ट्रांसफरिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को बेचकर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप देना। ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या बात की कि भाई जितने भी वेरियस इकोनॉमीज हैं वो वर्ल्ड लेवल पर एक दूसरे के साथ कोहेसिव हो जाएं, एक छोटे से इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएं। डिमोनेटाइजेशन में हमने देखा कि जो लीगल टेंडर ऑफ करेंसी है उसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और जिसकी वजह से जो करप्शन था, जैसे ब्लैक मनी टाइप में, या फिर जो है टैक्स अथॉरिटीज थी, उन लोगों को, काफी सारे लोगों ने अपनी इनकम को डिस्क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ बेसिक की पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पर देखने थे। अब इसके बाद ये यूनिट हमारी यहाँ खत्म होती है। कुछ इसमें एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं 4-5, इनको आप एक बार जरूर देखें। कुछ ये एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको एक बार जरूर देखें। फिर उसके बाद हमारी जो क्लास होगी वो हमारी क्लास किस पे रहेगी, हम अपनी क्लास रखेंगे ये जो 5, इसमें प्रैक्टिस सेल्फ असेसमेंट पेपर दिए गए हैं, तो हम इन पेपरों को, इन आंसर शीट को हम चेक करेंगे। ये 25-25 नंबर के 5 पेपर है, जिसमें कि हमारा पिछला भी रिवीजन होगा। जैसे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एक बिजनेस इन्वायरमेंट पर बेस्ड है, सेकंड भी बिजनेस इन्वायरमेंट पर बेस्ड है, थर्ड भी बिजनेस थर्ड इन्वायरमेंट पर बेस्ड है ना। लेकिन सर फोर्थ और, फोर्थ वाले हाँ बोलो बोलो। मैं कह रहा था सर, फोर्थ वाले में है सर, 3 चैप्टर हाँ, में। फोर्थ और फिफ्थ जो है उसमें तीनों चैप्टर के इन्वॉल्व है ना। तो ये इस तरीके से हम ये तीनों चैप्टर्स के भी एक साथ ये पांचों सैंपल पेपर करेंगे। मैंने ये देखे बुक के अंदर, काफी अच्छे लगे मुझे। और इनको जो करने से क्या होगा, पिछले चैप्टर भी साथ साथ रिवाइज होते चले जाएंगे हमारे, और उसके रिवीजन का हमें बेनिफिट हमें एग्जाम में मिलेगा, जब हम लोग एग्जाम को दे रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त हमने कोई भी चीज पीछे वाली ऐसी नहीं होगी जो हमने छोड़ दी हो। तो इसमें हमें थोड़ा जोर लगेगा, पीछे वाली चीजों को साथ साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे, तो हमें एक क्विक रिवीजन भी साथ साथ मिलते हुए चलेगा, है ना। तो आपको, आपका जो वर्क है वो क्या रहेगा, वो मैं आपको थोड़ा शेयर कर दूं कि आपको करना क्या है। जो भी इसके अंदर टॉपिक के बाद एमसीक्यू आए हैं, केस स्टडी आई है, एक बार उनको पढ़ लेना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो 5 सेल्फ असेसमेंट बने हैं ये उन्हीं में से बने हुए हैं। इनको हम 2 दिन में पूरा करेंगे। पहले एक दिन में करेंगे 3 सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि हमने कहीं लिखना तो है नहीं, इनको ओरली डिस्कस करना है। और चौथा ओके। और पांचवा करेंगे अगले दिन। तो यानी कि कल और परसों की जो क्लास रहेगी वो इन्हीं पर रहेगी, और उसके बाद ये यूनिट कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो इसकी नेक्स्ट संडे को मैं एक एमसीक्यू क्लास रखूंगा, उस क्लास को आप वहां से देखें, और उसमें मैक्सिमम जो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कस करने की बार कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो इससे रिलेटेड, या किसी और कोई भी क्लास में कोई टॉपिक चल रहा हो उससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते ओके सर। हो। है कोई ऐसा डाउट? नो सर। तो एक तो थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब हम पढ़ते हैं तभी आप जो है पढ़ने की कोशिश करते हो, थोड़ा एक सेल्फ स्टडी जरूर किया करो अनीस, क्योंकि हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ता कि 2-4 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, परसेंटेज ज्यादा बन जाएगी, लेकिन ये है कि हमें कहने के लिए हो जाएगी बात कि भाई हाँ हमें इस पे इस तरीके से फोकस करना चाहिए। दूसरे लोग कह सकें कि भाई ये जो है वो लड़का है जिसने पूरे साल काफी मेहनत की और एक अच्छे नंबर लिए। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि बिजनेस स्टडी में आप 100 में से 100 ही लेकर आए। ठीक है, ओके चलिए। सर। हैव ए गुड डे, थैंक हैव ए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।